का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज का आपका टॉपिक है ऑडिटिंग। वन शॉट में मैं करा दूंगी, ठीक है, कोई पार्ट्स नहीं आएंगे इसके। तो चलिए, what is an auditing? Auditing is an independent, systematic, and scientific examination of the books of the accounts, financial records, vouchers, and supporting documents of an organization. The primary aim of an audit is to evaluate the operational and financial evidence to determine whether the financial statement present a true and fair view of the financial position and operating results of the entity, ensuring full compliance with relevant statutory frameworks and accounting standards. अकाउंटिंग एक इंडिपेंडेंट, एक सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन करता है किसका, जो कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं, कंपनी के रिकॉर्ड होता है, उनको ये इंस्पेक्ट करता है, जांच करता है, ठीक है, और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करता है। प्राइमरी एम ऑडिट का यही है कि वो एविडेंस इकट्ठा करे और ये चेक करे कि आपकी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या सही में आपकी फाइनेंशियल पोजीशन दिखा रही है, आपने जो भी बैलेंस शीट बनाई है क्या वो सही है, क्या जो भी आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाया है क्या वो बिल्कुल फेयर वैल्यू दिखाई गई है। ये सारा काम चेक करने का काम होता है ऑडिटिंग का। Auditing goes beyond mere mechanical checking of mathematical accuracy. It involves critical analysis, logical verification, checking of legal compliances, assessing internal control structure to ensure that no material misstatement exists. ऑडिटिंग का सिर्फ इतना मतलब नहीं है कि आपकी मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करी जाएगी आपकी कंपनी की, जैसे अकाउंटिंग या बुक कीपिंग। ये क्रिटिकल एनालिसिस भी करता है, वेरिफिकेशन भी करेगा, वाउचिंग भी करेगा, साथ ही साथ आपके लीगल रूल्स एंड रेगुलेशंस भी चेक करेगा, आपके इंटरनल कंट्रोल स्ट्रक्चर को भी चेक करता है ये, कि कहीं कोई मिस स्टेटमेंट तो नहीं है अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग। क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछते हैं कि कौन सा प्राइमरी है कौन सा सेकेंडरी है। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स में दो आपके टाइप है यहाँ पर, एक्सप्रेसिंग एन इंडिपेंडेंट ओपिनियन, दूसरा है कंप्लाइंस वेरिफिकेशन। तो पहले वाले पॉइंट के ऊपर आते हैं, टू फॉर्म एंड एक्सप्रेस एन अनबायस्ड प्रोफेशनल्स ओपिनियन ऑन वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्यूरेटली रिप्रेजेंट द ट्रू फाइनेंशियल स्टेट एंड ऑपरेशनल आउटकम ऑफ द एंटिटी। देखो, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव सबसे पहले ये होता है कि वो एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन देता है, यानी आज़ादी से, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी बायस्ड होने के, अनबायस्ड, बिना किसी भी, ठीक है, होकर, यानी कोई पक्षपात नहीं करेगा, निष्पक्ष होकर, आज़ाद होकर वो अपने ओपिनियन बताता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्यूरेटली है या नहीं है, आपकी पोजीशन सही दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा कंपनी की। दूसरा है कंप्लाइंस वेरिफिकेशन, टू वेरीफाई दैट द अकाउंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड इन स्ट्रिक्ट कंप्लायंस विद एप्लीकेबल स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, द IFRS। यानी सिंपल सी बात है, ये भी अकाउंट्स को वेरीफाई करता है कि क्या आपने अपने अकाउंट्स में सारे कंपनीज एक्ट्स के रूल्स फॉलो किए हैं या नहीं किए हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किया है या नहीं किया है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के रूल्स फॉलो किए हैं या नहीं किए हैं, इसका भी वेरिफिकेशन वो करता है। अब बात करते हैं सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। तो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव रिवॉल्व्स अराउंड द डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स ड्यूरिंग द अकाउंटिंग साइकिल। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव इसका ये होता है कि ये जो है वो एरर्स को डिटेक्ट करता है, पहचानता है और उनको रोकता है, किसको, एरर और फ्रॉड को। तो किस तरीके के एरर होते हैं पहले वो समझ लीजिए। सबसे पहला एरर होता है एरर ऑफ ओमिशन, occurs when a transaction is completely or partially omitted from being recorded in the books of account। देखो, एरर ऑफ ओमिशन का मतलब होता है गजनी। गजनी से याद रखिएगा, जैसे गजनी मूवी जिसने भी देखी, कि भूल जाना। तो आप जो है ट्रांजेक्शन करना ही भूल जाते हो, रिकॉर्ड करना ही भूल गए। इसमें भी दो तरीके के होते हैं, कंप्लीट ओमिशन, पार्शियल ओमिशन। कंप्लीट ओमिशन का मतलब है टोटली फॉरगेटन, यानी आप बिल्कुल भूल चुके हो लिखना। और पार्शियल ओमिशन का मतलब होता है, मान लीजिए आपने एक जगह रिकॉर्ड किया और दूसरी जगह नहीं रिकॉर्ड किया, यानी आपने प्राइमरी बुक में तो रिकॉर्ड कर लिया लेकिन लेजर में पोस्ट करना भूल गए, उसे बोलते हैं पार्शियल ओमिशन। दूसरा आता है आपका एरर ऑफ कमीशन, अकर ड्यू टू नेग्लिजेंस और रॉन्ग रिकॉर्डिंग सच एज इनकरेक्ट एंट्री अमाउंट्स, रॉन्ग कैलकुलेशन, इनकरेक्ट लेजर पोस्टिंग और रॉन्ग कास्टिंग। एरर ऑफ कमीशन का मतलब ही यही होता है, सब कुछ गलत रिकॉर्ड कर देना। 500 की जगह 5000 की रिकॉर्ड कर दिया, रॉन्ग, गलत एडिशन मल्टीप्लीकेशन गलत कर दिया, लेजर पोस्टिंग गलत कर दी, यानी सब कुछ गलत कर देना, उसे बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन। फिर आता है आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल, अकर्स व्हेन फंडामेंटल रूल्स ऑफ अकाउंटिंग आर वायलेटेड सच एज ट्रीटिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब होता है आपने नियम तोड़ दिया, आपने अकाउंटिंग रूल्स तोड़ दिए,
अकाउंटिंग रूल्स कैसे तोड़ दिए? आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर का खर्चा था, दिखाना था, और आपने दिखा दिया रेवेन्यू में। अगर आपने अपनी दुकान के लिए आप एसी खरीद के लाए, एसी क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और आपने उसको दिखा दिया बिजली के खर्चे में, यानी रेवेन्यू का खर्चा। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो आप लंबे टाइम के लिए करते हो और एक बार करते हो, जैसे कोई नई चीज मशीन खरीदना, कोई बिल्डिंग खरीदना। और रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर वो होता है जो आप डे टू डे खर्चा करते हो, बिजली का बिल, किराए का बिल, सैलरी देना, वेजेस देना, ठीक है। फिर आता है कंपनसेटिंग एरर। अकर व्हेन वन एरर ऑफसेट और काउंटर बैलेंस द फाइनेंशियल इम्पैक्ट ऑफ अनदर एरर। यानी कहते हैं ना, लोहा लोहे को काटता है, वही एक गलती दूसरे गलती को काट देती है। जैसे सपोज करिए आपके घर में 100 रुपए का बजट था, 100 रुपए में से आप जो है वो 20 रुपए निकाल के लेके चले गए मार्केट में, और आपने चॉकलेट खा ली, और आपने अपने घर में अपनी मदर को नहीं बताया। आपने घर में मदर को नहीं बताया। जब मदर ने बजट बनाना शुरू किया तो उन्हें लगा 20 रुपए कहाँ चले गए। लेकिन आपने आने के बाद अपने फादर को बता दिया, अपने फादर को बता दिया, तो फादर ने अपने बजट में वो 20 रुपए ऐड कर दिए कि आपने चॉकलेट खाई। यानी एक गलती ने दूसरे गलती को काट दिया, ऑफसेट कर देते हैं, उसे बोलते हैं कंपनसेटिंग एरर। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रॉड्स इन अकाउंटिंग। देखो, फ्रॉड्स का मतलब ही होता है मिसप्रेजेंट करना, किसी को धोखा देने के जरिए से अगर आप कोई भी काम करते हो, दैट इज कॉल्ड फ्रॉड। उसमें सबसे पहले आता है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश, थेफ्ट ऑफ और एम्बेजलमेंट ऑफ कैश थ्रू अनरिकॉर्डेड सेल्स, फिक्टिशियस कैश वाउचर्स और टीमिंग एंड लेडिंग। यानी सिंपल सी बात है, कैश के साथ हेरा फेरी करना, कैश की चोरी कर लेना, कैश में गबन कर देना, या फिर आपने रिकॉर्ड सेल्स तो करी पर रिकॉर्ड नहीं करा, आपने कैश वाउचर्स चुरा लिए, फिक्टिशियस उसकी जगह नकली बना दिए। कैश के साथ कोई भी खिलवाड़ अगर आप करते हो, दैट इज कॉल्ड फ्रॉड। मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, अनलॉफुल रिमूवल, थेफ्ट और डाइवर्जन ऑफ कंपनी इन्वेंटरी एंड फिजिकल एसेट्स। जो कंपनी की फिजिकल एसेट्स है उसको आपने इलीगल तरीके से चुरा लिया है, या उसको आपने डाइवर्जन कर दिया है, फिजिकल एसेट्स को किसी न किसी तरीके से आपने हेरा फेरी कर दी है कंपनी के सामान के साथ। फिर होता है मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स, जिसे कहते हैं विंडो ड्रेसिंग। Falsifying accounts record to project or fraudulent pictures of financial health, often done to boost stock prices, secure bank loans और minimize tax liabilities। आपने जानबूझ के खिलवाड़ कर दिया है अकाउंट्स के साथ, आपने बढ़ा चढ़ा के प्रॉफिट दिखा दिया, बढ़ा चढ़ा के जानबूझ के गलत प्रॉफिट दिखा दिया, आपने गलत अपने कैश स्टेटमेंट्स दे दिए ना, कुछ भी रीजन हो सकता है, आपने मतलब खातों के साथ छेड़खानी कर दी, दैट इज कॉल्ड विंडो ड्रेसिंग। अब आता है बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग एन ऑडिट। ऑडिट करते समय आपको कौन कौन सी प्रिंसिपल्स को, नियम को, रूल्स को फॉलो करना है। सबसे पहले इंटीग्रिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। द ऑडिटर मस्ट बी ऑनेस्ट, सिंसियर, अनबायस्ड एंड फ्री फ्रॉम एनी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। जो चेक करता है आकर, उसको ईमानदार होना बहुत जरूरी है, उसका सिंसियर होना जरूरी है, अनबायस्ड होना जरूरी है, पक्षपात नहीं करेगा कि नहीं इस कंपनी में मैं अच्छे से देखूंगा, इस कंपनी में मैं गलती नहीं निकालूंगा। दूसरा है इंडिपेंडेंस। द ऑडिटर मस्ट मेंटेन अ कंप्लीट मेंटल एंड प्रोफेशनल इंडिपेंडेंस फ्रॉम द एंटिटी मैनेजमेंट। देखो, पूरी तरीके से वो आज़ाद होना चाहिए, उस पर ना किसी तरीके का प्रोफेशनल प्रेशर होना चाहिए, ना किसी तरीके का मेंटल प्रेशर होना चाहिए मैनेजमेंट की तरफ से। तीसरा है कॉन्फिडेंशियलिटी। ऑडिट एविडेंस एंड इन्फॉर्मेशन एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ऑडिट मस्ट नेवर बी डिस्क्लोज टू थर्ड पार्टी विदाउट स्पेसिफिक ऑथराइजेशन। यानी जो भी वो ऑडिटर होगा, जो भी आप एविडेंस इकट्ठा करोगे कंपनी के बारे में, जो भी आप इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करोगे, वो आप कभी भी किसी थर्ड पार्टी को डिस्क्लोज नहीं करोगे, किसी भी थर्ड पार्टी को आप नहीं बताओगे, आप मैनेजमेंट की रिपोर्ट्स को आप कॉन्फिडेंशियल रखोगे, ठीक है। फिर है आपका डॉक्यूमेंटेशन, सॉरी, स्किल एंड कॉन्फिडेंस। द ऑडिट टीम मस्ट possesses required टेक्निकल स्किल्स, क्वालिफिकेशन एंड कंटिन्यूस प्रोफेशनल नॉलेज। अगर आप किसी कंपनी की ऑडिटिंग करने जा रहे हो तो आपके पास टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तभी तो आप ऑडिटिंग कर पाओगे। एक आम इंसान जिसको नॉलेज नहीं, वो कैसे ऑडिटिंग करेगा। फिर है डॉक्यूमेंटेशन, मेंटेनिंग अ कंप्रहेंसिव ऑडिटिंग वर्किंग पेपर्स टू सब्सटेंशियस द ऑडिटेड ओपिनियन एक्सप्रेस। यानी अब आपने जो भी वर्किंग पेपर, जो भी आपने एविडेंस कलेक्ट किया है, उस पेपर को आपको संभाल के रखना है। ऑडिट प्लानिंग, प्लानिंग प्रोसीजर्स इफेक्टिवली टू इंश्योर अ सिस्टमैटिक, थॉरो एंड टाइमली एग्जामिनेशन। आपको अपनी ऑडिटिंग पूरी प्लानिंग के साथ करनी है, कितने टाइम में आपको क्या एग्जामिन करना है, पूरा आपको पहले से प्लान करके जाना होगा। ऑडिटेड एविडेंस, गैदरिंग सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस थ्रू द सब्सटेंसिव चेकिंग एंड कंप्लायंस टेस्टिंग। आपको जितना हो सके उतना एविडेंस इकट्ठा करना है, जब ऑडिटिंग करोगे तब प्रॉपरली आपको हर चीज चेक करके आपको वहां पर सबूत इकट्ठा करना है, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑडिट। टाइप ऑफ ऑडिट जो है वो डिवाइड किया गया है ऑन द क्लासिफिकेशन बेसिस ऑफ अथॉरिटी और लीगल रिक्वायरमेंट। सबसे पहले है स्टैट्यूटरी ऑडिट। अ स्टैट्यूटरी ऑडिट इज अ मैंडेटरी अंडर द प्रोविजन ऑफ स्पेसिफिक लॉज और स्टेटस। फॉर एग्जाम्पल, जॉइंट स्टॉक कंपनी, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनी, पब्लिक ट्रस्ट्स आर रिक्वायर्ड बाय लॉ टू undergo an annual statutory audit.
The scope, duties, power, and qualification of statutory auditors are strictly defined by the law and cannot be limited or reduced by agreement between the management and the auditor. देखो स्टैट्यूटरी ऑडिटर वो ऑडिटर होती है जो कि एक कानून के द्वारा कराई जाती है, यानी ये लॉ के द्वारा करी जाती है, लॉ के अंडर की जाती है। जैसे स्टॉक जॉइंट स्टॉक कंपनी है, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनीज है, तो इनको करना ही पड़ेगा क्योंकि ये कानून कहता है कि आपको स्टैट्यूटरी ऑडिट कराना ही कराना पड़ेगा। ठीक है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो आएगा चेक करने, उसकी क्या ड्यूटी रहेगी, क्या पावर रहेगा, क्या क्वालिफिकेशन रहेगा, वो लॉ आपको स्ट्रिक्टली बता देती है। कानून की किताब में आपके बारे में लिखा होगा, स्टैट्यूटरी ऑडिटर के बारे में सब कुछ लिखा होगा, उसके क्या पावर है, क्या ड्यूटीज है, क्या नहीं है। ठीक है, ये पूरा कानून के हिसाब से चलेगा, ना कि मैनेजमेंट के हिसाब से चलेगा। जो कानून कहेगा वही काम ये करेगा। वही दूसरा है नॉन स्टैट्यूटरी, जिसे बोलते हैं वॉलंटरी ऑडिट। इट इज नॉट मैंडेटरी बाय स्टैट्यूटरी लॉ, इट इज कंडक्टेड एट द सोल डिस्क्रिप्शन ऑफ बिजनेस ओनर्स। द स्कोप ऑफ वर्क, राइट एंड रेम्यूनरेशन आर म्यूचुअली डिसाइडेड थ्रू एन एंगेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट। नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट वो ऑडिट होती है जो कंपलसरी नहीं है, लॉ के हिसाब से कंपलसरी नहीं है, लेकिन स्टैट्यूटरी तो कंपलसरी है क्योंकि लॉ बोलता है। ये जो है वो बिजनेस ओनर खुद कराता है, बिजनेस ओनर अपने बिजनेस के लिए खुद कराता है। इसमें जो काम है, सैलरी है, ये डिसाइड होता है कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में होगा, जो ऑडिटर होगा और मैनेजमेंट होगा, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आपको क्या सैलरी मिलेगी, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, उनके दोनों की आपस की बात है। अब आता है आपके ऑडिट है जो डिवाइड किए गए हैं टाइमिंग एंड फ्रीक्वेंसीज के ऊपर। सबसे पहला है कंटिन्यूस ऑडिट, कंडक्टेड कंटिन्यूसली और एट फ्रीक्वेंसी रेगुलर इंटरवल्स थ्रू आउट द एंटायर फाइनेंशियल ईयर। यानी ये आपका हमेशा कंटिन्यूसली चलता रहता है, हर 6 महीने, हर 3 महीने, हर 8 महीने, जो भी ये लोग फिक्स करते हैं, कंटिन्यूसली ऑडिटिंग होती रहती है। इसका एडवांटेज ये है कि अगर कंटिन्यूसली एडिटिंग होती रहेगी तो आप एरर और फ्रॉड को जल्दी पकड़ सकते हो, थॉरो चेकिंग हो सकती है और जल्दी से आप अपने अकाउंट्स को फाइनलाइज कर सकते हो। लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि जब बार बार ऑडिटिंग कराओगे तो खर्चा बहुत बढ़ता है और रिस्क रहता है स्टाफ को कि उनके चेक रहे, मतलब रिकॉर्ड्स चेक करे जाएंगे। डेली रूटीन में कहीं ना कहीं इंटरप्शन रहता है। फिर आता है फाइनल या फिर पीरियोडिकल ऑडिट, कमेंसेस आफ्टर द क्लोजेस ऑफ द फिनिशियर एंड कंप्लीशन ऑफ फाइनल अकाउंट। जब आपका फाइनल अकाउंट तैयार हो जाता है उसके बाद ये ऑडिटिंग कराई जाती है। इसका सबसे एडवांटेज है हाई इकोनॉमिकल, नो इंटरप्शन टू डेली बिजनेस एंड जीरो रिस्क ऑफ रिकॉर्ड टेम्परिंग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इकोनॉमिकल है, बजट के हिसाब से है, डेली बिजनेस को इंटरप्ट नहीं करेगा और कोई रिकॉर्ड के साथ छेड़खानी का रिस्क यहाँ पे कम रहता है। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज है, जैसे कि डिलेड डिटेक्शन ऑफ एरर। भाई थोड़ा सा अगर लास्ट में हो रहा है तो लेट हो सकता है एरर फाइंड करने में। सॉरी। डिले इन रिपोर्टिंग टू ओनर्स, ओनर्स को रिपोर्ट करने के लिए डिले हो सकता है। फिर आता है इंटरिम ऑडिट। इंटरिम ऑडिट जो होता है जो कंडक्टेड बिटवीन टू एनुअल ऑडिट, यूजुअली फॉर हाफ ईयर और क्वार्टरली। ये दो एनुअल ऑडिट के बीच में किया जाता है, जैसे आधा साल लगा लो या क्वार्टरली पीरियड, ऐसे कराया जाता है ये। इसका सबसे एडवांटेज ये है कि अकाउंटिंग स्टाफ अलर्ट रहता है, आपको हर बीच का हिसाब आपको पता चल जाता है। ठीक है, इंटरिम डिविडेंड आप इससे डिक्लेयर कर सकते हो। लेकिन अगर यही इसके नुकसान की बात करें तो एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बर्डन हो जाता है यहाँ पे, और साथ ही साथ ऑपरेशनल वर्क क्लाइंट स्टाफ के लिए बढ़ जाता है इसकी वजह से। अब जो है आपके ऑडिट का जो टाइप है वो बेस्ड है स्कोप और स्पेशलाइज्ड ऑब्जेक्टिव के अंदर। सबसे पहला है इंटरनल ऑडिट, an independent management tool designed to continuously evaluate the efficiency of internal control system, operational workflows, and risk management practices within an organization. It can be conducted by internal employees or outsourced specialists. देखो, इंटरनल ऑडिट वो ऑडिट होता है जो कंटिन्यूसली आपके मैनेजमेंट के अंदर क्या चल रहा है, आपके मैनेजमेंट में काम कैसा चल रहा है, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस कैसी चल रही हैं, उसको चेक करता है। और ये कौन करता है, ये आपके अंदर के खुद के इंटरनल एम्प्लॉय ही करते हैं, या फिर बाहर से किसी स्पेशलिस्ट को बुला के करवाया जाता है। ठीक है, फिर आता है कॉस्ट ऑडिट, द वेरिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, cost ledgers, cost centers to ensure that the cost accounting principles are adhered to it and the material, labor and overheads are accurately allocated. इसमें सिंपल सी बात ये होती है, इसमें सिंपल सी बात यही होती है कि आपके को वेरीफाई करना होता है कॉस्ट ऑडिट के अंदर सिर्फ कॉस्ट से रिलेटेड चीजें। कॉस्ट में कॉस्ट लेजर को चेक करो, कॉस्ट सेंटर्स को चेंज करो, कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को चेक करो कि जितने भी मटेरियल है, लेबर है, ओवरहेड्स है, इन लोगों को अच्छी तरीके से कॉस्ट एलोकेट की गई है या नहीं की गई है। ये काम चेक करने का होता है कॉस्ट ऑडिटर का। फिर आता है मैनेजमेंट ऑडिट,
A comprehensive evaluation of management decision making, organizational hierarchy, administrative policies, and overall managerial efficiencies. It evaluates how effectively organizational objectives are being achieved. देखो, मैनेजमेंट ऑडिट जो होता है वो आप कौन सा डिसीजन ले रहे हो, अथॉरिटेटिव है, डेमोक्रेटिक है, किस तरीके का डिसीजन लिया जा रहा है, हायरार्की चेक करता है, आपकी सुपीरियर सबॉर्डिनेट कौन किसके रिस्पॉन्सिबल है, आपकी पॉलिसीज को चेक करता है, आपकी ओवरऑल मैनेजरियल एफिशिएंसी को चेक करता है कि किस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं और आपने अपना गोल अचीव करने की तरफ आप लोग कितनी जल्दी और कितना अच्छा काम कर रहे हैं कि आपका जो गोल है वो अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा है. दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट ऑडिट. फिर आता है टैक्स ऑडिट. एन ऑडिट रिक्वायर्ड अंडर इनकम टैक्स स्टैट्यूट्स. एग्जांपल सेक्शन 44 AB ऑफ द इनकम टैक्स. When the business exceeds specified annual sales or turnover limit, it's subjective to verify taxable income, computation, allowances and deduction. देखो, टैक्स ऑडिटिंग वो ऑडिटिंग होती है, वो ये दिखती है कि आप कोई टैक्स की चोरी नहीं कर रहे, आप सेक्शन 44AB के तहत है कि नहीं. अगर बिजनेस होता है ना कि बिजनेस सेक्शन 44AB ये बोलता है कि अगर आपका बिजनेस जो है एक लिमिट सेट कर रखी है, इससे ज्यादा अगर चला जाएगा तो आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा या इतने ये चीजें देनी पड़ेंगी, तो आप उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो चीज यहाँ पे चेक करी जाती है. फिर आता है फॉरेंसिक ऑडिट. अ स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन कंबाइनिंग अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड लीगल इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स टू अनकवर एविडेंस ऑफ व्हाइट कॉलर क्राइम्स, फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट, एसेट स्ट्रिपिंग और फ्रॉड सुटेबल फॉर प्रेजेंटेशन इन कोर्ट ऑफ लॉ. देखो, फॉरेंसिक ऑडिटिंग वो ऑडिटिंग होती है जिसमें कंबाइंड कर देते हैं, अकाउंटिंग भी देखते हैं, ऑडिटिंग भी देखते हैं, लीगल इन्वेस्टिगेशन देखकर जितने भी सबूत होते हैं, व्हाइट कॉलर क्राइम्स, क्राइम होता है एक तरीके का, जो सफेद कॉलर मत कहते हैं ना, व्हाइट कॉलर क्राइम, जो सफेद झूठ आपने सुना होगा वही चीज है. ठीक है. फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट यानी पैसों का गबन करना, एसेट्स के साथ खिलवाड़ करना, फ्रॉड करना, तो उसका सबूत इकट्ठा करके उसको कोर्ट में पेश कर सके, दैट इज कॉल्ड फॉरेंसिक ऑडिट. अब आता है ऑडिटिंग के प्रोसेस. देखो, ऑडिटिंग का कुछ प्रोसेस होता है जिसमें सबसे पहला पॉइंट आता है प्री इंगेजमेंट एक्टिविटीज एंड ऑडिट इंगेजमेंट लेटर. देखो, अगर आप ऑडिटिंग करने जा रहे हो तो उससे पहले आपको जो है ऑडिटिंग का आपको लेटर जो है वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ, हम जो ऑडिटिंग करने वाले हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस का कॉन्ट्रैक्ट होगा जो आपको साइन करना है. दूसरा है रिस्क असेसमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग एंटिटी इन्वायरमेंट. अब आप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखोगे कि ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेंट कैसा है, इंटरनल एक्सटर्नल क्या है, क्या अफेक्ट कर रहा है, और देखोगे क्या क्या रिस्क है इसके अंदर, उसको असेस करोगे. उसके बाद फॉर्मुलेशन ऑफ ऑडिटिंग स्ट्रैटेजी एंड कंप्रेहेंसिव ऑडिट प्लान. फिर उसके बाद आपको अपनी ऑडिटिंग की स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है कि कौन सा कितने टाइम पे ऑडिट करना है, क्या चीज चेक करना है, सारा प्लान आपको ऑलरेडी बनाना पड़ेगा. फिर है एग्जीक्यूशन ऑफ कंप्लायंस टेस्ट. फिर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि अंदर जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, कंपनी का खुद का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, क्या वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है. फिर आप स्टेप नंबर 5 पे आओगे, एग्जीक्यूशन ऑफ सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स. अब आप सब वाउचिंग करोगे, वेरिफिकेशन करोगे. वाउचिंग और वेरिफिकेशन में आपको बताऊंगी आगे क्या होता है. बस इतना समझ लो, एसेट्स की वैल्यू आपको देखनी है सही है या नहीं सही है, आपको एविडेंस देखने, ट्रांजेक्शन के सारे चेक करने हैं. लास्ट में आपको एविडेंस इवेल्युएट करना है, मतलब आपने जो एविडेंस लिया उसको इवेल्युएट करो, एक पेपर बनाओ, कंक्लूजन निकालो, ये रिपोर्ट तैयार करो. ये आपके 6 स्टेप्स है जो आपको याद होने चाहिए. अब आता है रिस्क असेसमेंट मॉडल. ऑडिटर्स एनालाइज ऑडिट रिस्क टू डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ टेस्टिंग रिक्वायर्ड. अब जो ये ऑडिटर हैं ये एनालाइज करते हैं कि भाई ऑडिटिंग में क्या क्या रिस्क हो सकते हैं. ठीक है. ऑडिट रिस्क इज द रिस्क दैट ऑडिटर एक्सप्रेसेस एन इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड. यानी आपको पता है कि फाइनेंशियल ऑडिट रिस्क वो रिस्क होता है कि आपको पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है, उसके बाद भी आपने गलत ओपिनियन दे देना, अपना गलत ओपिनियन दे देना, दैट इज कॉल्ड ऑडिटिंग रिस्क. ठीक है. इसके अंदर 3 तरीके के रिस्क होते हैं. इनहेरेंट रिस्क होता है, कंट्रोल रिस्क होता है और डिटेक्शन रिस्क होता है. ठीक है. The susceptibility of the account balance and transaction class to material misstatement, assuming there are no related internal controls. यानी इनहेरेंट रिस्क यानी कंपनी के अंदर का ही जो कंट्रोल सिस्टम है ना, वो सही से पकड़ नहीं पा रहा रिस्क को, सही से वो गलती नहीं पकड़ पा रहा, जिसकी वजह से आपने भी क्या किया है, गलत स्टेटमेंट दे दिया है. दूसरा होता है कंट्रोल रिस्क. जैसे आपका मैं एग्जाम्पल बताती हूँ. सपोज करो यहाँ पे आपकी कोई भी दुकान है, सपोज करिए आपकी कोई भी दुकान है. ठीक है. और आपकी दुकान के अंदर जो है ट्रांजेक्शन्स हुए हैं और आपने बस आपके जो इंटरनल कंट्रोल आपका सिस्टम था अंदर का, जो सारी चीजें चेक कर रहा था, वो सही से चेक नहीं कर पा रहा, तो आपने भी गलत ओपिनियन दे दिया. दूसरा कंट्रोल रिस्क.
द रिस्क दैट अ मटेरियल मिस स्टेटमेंट विल नॉट बी प्रिवेंटेड, डिटेक्टेड और करेक्टेड ऑन टाइमली बेसिस बाय द एंटिटी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। यानी जो वो रिस्क जो है वो आप उसको रोक नहीं पा रहा। कंट्रोल रिस्क वो रिस्क होता है कि आपके लिए जो मटेरियल जो गलती थी उसको रोक नहीं पा रहा है, कंट्रोल नहीं कर पा रहे टाइम पे। कैसे? देखो, जैसे मैंने अभी आपको कहा, आपकी दुकान थी, आपने एक गार्ड को बैठा रखा है, आपने सीसीटीवी लगा रखा है। सपोज करो गार्ड सो रहा है, उसने देखा ही नहीं कौन आया और कौन चुरा के ले गया। समझ में आ रहा है? और आपकी सीसीटीवी खराब हो गया अचानक से, तो फिर ऑटोमेटिकली आप सब कुछ गलत हो गया ना, आप पकड़ ही नहीं पाओगे गलती को। ऐसे इनहेरेंट रिस्क जो मैं आपको बता रही थी, सपोज करिए आपने अपनी दुकान में खुले पैसे सारे ऐसे ही रख रखे हैं, कोई भी आके चुरा के ले गया, दैट इज आपके खुद के अंदर की गलती है ये। और कंट्रोल रिस्क भी यही कि आपका कंट्रोल सिस्टम से काम नहीं कर रहा है। तीसरा है डिटेक्शन रिस्क, द रिस्क दैट ऑडिटर सब्सटेंशियल प्रोसेसर्स विल फेल टू डिटेक्ट अ मटेरियल मिस स्टेटमेंट दैट एग्जिस्ट इन अकाउंट बैलेंस। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया दुकान वाला। अब सपोज करिए आपने दुकान का अकाउंट आप चेक करने लगे, अब आप डिटेक्ट करोगे गलतियां क्या क्या हुई, और आपने फटाफट पेज पलट दिए, फटाफट जल्दी जल्दी आपको ने चेक कर दिया और आपने ऐसे ही पेज पलट दिया और आपका बहुत कुछ छूट गया। दैट इज कॉल्ड डिटेक्शन रिस्क। यानी आपको अच्छे से डिटेक्ट करना था, फिर भी आपने हड़बड़ी में सही से डिटेक्ट नहीं करा रिस्क। तो ये तीनों रिस्क हो सकते हैं ऑडिटिंग करने में, ठीक है। फिर आता है मेथड ऑफ ऑडिट वर्क। एन ऑडिट प्रोग्राम इज डिटेल्ड रिटन आउटलाइन ऑफ द स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर्स, टेस्ट एंड स्टेप्स टू बी एक्सिक्यूटेड बाय द ऑडिट असिस्टेंट ड्यूरिंग द ऑडिट प्रोसेस। देखो भाई, जो ऑडिटर होता है वो एक प्रॉपर शेड्यूल बना के देता है लिखित में, और उसमें अपने जूनियर्स को देता है। उसमें लिखता है कि आपको कौन से टेस्ट करने हैं, कौन सा प्रोसीजर यूज करना है, तुम कितने बजे क्या कलेक्ट करोगे, तुम क्या करोगे, तुम सबका काम लिख के देता है। दैट इज कॉल्ड ऑडिट प्रोग्राम। इसका एडवांटेज ये रहता है कि क्लियर डिवीजन ऑफ वर्क अमंग असिस्टेंट, जो उनके जूनियर्स असिस्टेंट्स हैं उनको पता है किसको क्या काम करना है। ओमिशन ऑफ इंपॉर्टेंट चेक, जब सब कुछ डिटेल में लिखा रहता है तो आप सारी चीजें चेक करते हो, कोई भी चीज आपके दिमाग से भूलती नहीं है, ठीक है। होल्ड असिस्टेंट अकाउंटेबल, अगर कोई इंसान कोई गलती करता है आपका जूनियर, तो वो उसके लिए जिम्मेदार होगा, क्योंकि पता है कि वो उसका काम था। सब कुछ लिख रखा है ना कौन क्या काम करेगा, तो अकाउंटेबिलिटी भी वही रहेगा। सर्व एज लीगल एविडेंस ऑफ वर्क डन। अब डिसएडवांटेज की बात करें तो यहाँ पे में लीड टू मैकेनिकल और रोबोटिक एग्जीक्यूशन, स्टिफल्स इंडिविजुअल इनिशिएटिव, रिजल्ट स्ट्रक्चर में मिस यूनिक एंटिटी रिस्क। यहाँ पे ना थोड़ा सा ऐसा प्रॉब्लम डिसएडवांटेज हो सकता है, क्योंकि कोई जो इंसान है वो रोबोट तो है नहीं, मैकेनिकल तो है नहीं कि एकदम से पकड़ लेगा। तो गलती तो यहाँ पे भी हो सकती है, इंसान से ही गलती होती है ना। रिजिड स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से कुछ ना कुछ रिस्क जो है वो पहचानने में कहीं ना कहीं जो है आपसे गलती हो सकती है। तो ये इसके थोड़े बहुत डिसएडवांटेज है, ज्यादा नहीं है। फिर आता है ऑडिटिंग वर्क पेपर्स। ऑडिटिंग वर्क पेपर्स आर रिकॉर्ड्स kept by auditor detailing processes applied, टेस्ट परफॉर्म्ड, इंफॉर्मेशन ऑब्टेन एंड कंक्लूजन रीच ड्यूरिंग द ऑडिट। ऑडिटिंग वर्किंग पेपर्स आपके सबूत होते हैं, जो पेजेस के फॉर्म में होते हैं, जो आपने टेस्ट लिया था, आपने प्रोसीजर किया था, जो आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी थी, जो कंक्लूजन निकाला था, उसके सारे पेपर्स, उसको बोलते हैं ऑडिटिंग वर्किंग पेपर्स। ओनरशिप कौन होता है? देखो, वर्किंग पेपर्स आर द सोल प्रॉपर्टी ऑफ ऑडिटर। ये सिर्फ हक होता है ऑडिटर का उन पेपर्स को रखने का। रिटेंशन मस्ट बी रिटेन सेफली फॉर मिनिमम पीरियड 7 ईयर्स। 7 साल तक आपको ये सबूत संभाल के रखने होते हैं। कितने साल तक? 7 साल तक। परमानेंट ऑडिट फाइल्स कंटेन्स रिकॉर्ड ऑफ कंटिन्यूस इंपॉर्टेंस। ये रिकॉर्ड रखता है सब चीज का। इसके अंदर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, टाइटल डीड्स, हिस्ट्री ऑफ बिजनेस, सब कुछ रहता है इसके अंदर। साथ ही करेंट ऑडिटिंग फाइल भी रखता है, जो भी रिकॉर्ड्स अभी करेंट ईयर के हैं, ट्रायल बैलेंस, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटम, वो सारे भी स्टेटमेंट्स ये रिकॉर्ड करके रखता है, ठीक है। अब आते हैं इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट के बीच का डिफरेंस। सबसे पहले इंटरनल कंट्रोल, द कंप्लीट सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल कंट्रोल स्टैब्लिश्ड बाय द मैनेजमेंट। यहाँ पर आपके जितने भी फाइनेंशियल हो चाहे नॉन फाइनेंशियल हो, सारे सिस्टम्स को कंट्रोल करता है इंटरनल कंट्रोल। कौन करेगा? मैनेजमेंट, खुद के अंदर, कंपनी के अंदर। दूसरा है इंटरनल, इसका फिर ऑब्जेक्टिव होता है कि टू इंश्योर द स्मूथ, ऑर्डरली एंड एफिशिएंट बिजनेस ऑपरेशन। इसकी वजह से क्या होता है, आपका बिजनेस बहुत स्मूथ और एफिशिएंट चलता है। साथ ही साथ बात करें इसकी पॉलिसी जो है वो ब्रॉड पॉलिसी है, ठीक है। फिर उसके बाद इंटरनल चेक की बात करते हैं। इंटरनल चेक, अरेंजमेंट ऑफ स्टाफ एंड ड्यूटीज दैट नो सिंगल पर्सन हैंडल्स अ ट्रांजैक्शन कंप्लीट। अरे यार, ये क्या हो रहा है? अगर मैं इंटरनल चेक की बात करूं तो इसके अंदर क्या होता है, इंटरनल चेक के अंदर एक इंसान अपने दूसरे एम्प्लॉयज की गलती को पकड़ सकता है, चेक कर सकता है। ऐसे अरेंजमेंट किया जाता है कि सिर्फ कोई एक सिंगल पर्सन जो है वो ट्रांजेक्शन को कम्प्लीटली हैंडल नहीं करता, बल्कि एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय को भी निगरानी रखता है और उसकी गलतियों को पकड़ता है।
फिर होता है इंटरनल ऑडिट एंड इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रेजल फंक्शन विद इन द एंटिटी। देखो इंटरनल ऑडिट वो ऑडिट होता है जो आपके इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रेजल फंक्शंस विद इन द एंटिटी, यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही अंदर जो है ये काम करता है इंडिपेंडेंटली, आजाद, बिना किसी प्रेशर के। फिर ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, सॉरी, ऑब्जेक्टिव इंटरनल का बताना था, मैं इंटरनल ऑडिट पे पहुंच गई। इसका ऑब्जेक्टिव था इंटरनल चेक का टू प्रिवेंट एरर एंड फ्रॉड्स ऑटोमेटिकली थ्रू क्रॉस वेरिफिकेशन। जैसे मैंने अभी आपको बोला एक इंसान दूसरे की चेक कर सकता है, इससे आप एरर फ्रॉड जल्दी पकड़ सकते हो, ठीक है। और ये रूटीन ऑपरेशनल प्रोसीजर्स के थ्रू होता है जिसमें लेबर्स को डिवाइड किया जाता है उनके काम के अकॉर्डिंग। और इंटरनल ऑडिट में क्या होता है, आपकी ही कंपनी के इवेल्युएशन किए जाते हैं, इंटरनल कंट्रोल को चेक करना। पीरियोडिक रिव्यू होता है, यानी आपके टाइम टू टाइम रिव्यू भी करता है और आपके पोस्ट एग्जामिनेशन भी किया जाता है, आपके खुद के ऑडिटेड स्टाफ जो है वो ये काम करती है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका। इनका डिस्कनेक्ट हो गया है, 2 मिनट रुक जाओ, पता नहीं क्या हो गया इसमें, ये काम ही नहीं कर रहा है। ये मूव नहीं कर रहा है पेज। चलिए, हाँ कहाँ पे थे, ठीक है, अब हो गया सही आपका। देखो मैं तीनों को एक एक लाइन में बता देती हूँ, ठीक है, अगर आप लोग को समझ में ना आए। देखो इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट, इन तीनों का डिफरेंस कुछ भी नहीं है। इंटरनल कंट्रोल का मतलब होता है मैनेजमेंट, जो आपकी कंपनी है उसके अंदर सारा सिस्टम सही है नहीं है। चलो हम बैंक का एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझा देती हूँ। बैंक तो सब जानते होंगे, आप लोग जाते भी होंगे। बैंक में सीसीटीवी कैमरा है, सिक्योरिटी गार्ड है, सारे कंप्यूटर फैसिलिटीज हैं, सब कुछ ऑटोमेटिकली काम हो रहा है, मशीन्स हैं, एटीएम, पासबुक की। तो यानी सारा सिस्टम आपका फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल जो है वो किस सही ढंग से काम कर रहा है, आपका ढांचा बैंक का या नहीं, ये काम करता है इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल चेक वही होता है, मैंने आपको कहा ना, एक स्टाफ दूसरे स्टाफ पे भी नजर रखता है कि काम सही से हो रहा नहीं। अच्छा एक बात बताओ, आप जब फॉर्म जमा करने जाते हो बैंक में, तो आप एक को देते हो जाकर, तो वो स्टैंप लगा देता है, फिर वही फॉर्म कहते हैं उस वाले पे जाओ सेक्शन पे, उस वाले सेक्शन पे जाते हो तो वो पहला वाला स्टैम्प चेक करता है, फिर वो आगे साइन करके देता है, फिर उससे कहते हैं आप वहां जाके जमा कर दो, तो तीसरे के पास जाके जमा करते तो वो सारी चीजें देख कर आपका काम कर देता है। तो देखो ऑटोमेटिकली सबके पास काम इस तरीके से बांटा गया है कि सब एक दूसरे के काम को चेक कर सकते हैं, है ना, ट्रांजेक्शन, वो है इंटरनल चेक। लास्ट होता है इंटरनल ऑडिट। सपोज करो बैंक का आखिरी दिन है या बैंक का लास्ट खत्म हो गया है, तो अब प्रॉपर पूरा चेक किया जाएगा आज बैंक में कितना काम हुआ गहराई से, कि आज बैंक में कितनी पर्ची कटी, आज बैंक में कितना कैश जमा हुआ, क्या क्या एंट्रीज हुई, गहराई से चेक करना, दैट इज कॉल्ड इंटरनल ऑडिट। आ गया समझ में, इससे ज्यादा मत कंफ्यूज हो इसमें। अब आता है वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। वाउचिंग मीन्स द एग्जामिनेशन, देखो याद रखना, हु इज, ये आपसे पूछा जाएगा बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग वाउचिंग को बोलते हैं। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, मोस्टली कोई भी एग्जाम लगा लेना, ऑडिटिंग से ये क्वेश्चन जरूर आता है कि ऑडिटिंग का बैकबोन किसे कहा जाता है, बोलते हैं वाउचिंग को। वाउचिंग मीन्स द एग्जामिनेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, voucher, bills, invoices to support entry recording the primary books of accounts. It validates the authenticity, completeness, authorizations and accounting accuracy of recording transaction. देखो वाउचिंग का मतलब ये होता है, जो आपके पास बिल नहीं होते आप लोगों के पास, आप लोग सामान खरीदते हो, रिसिप्ट आता है, बिल मिलता है, और कहीं भी देखो बिल आप लोग आज तक संभाल के रखते हो, कोई भी चीज खरीदते हो उसका बिल रखते हो आप लोग, तो वही ये बिल है।
जब कंपनी में कोई चीज काम होता है ट्रांजेक्शन, तो उसके ये लोग बिल बना के रखते हैं, वाउचर्स, बिल्स, रिसिट्स। इनको एग्जामिन करता है कि ये ओरिजिनल है या नहीं है, इनमें आपने ट्रांजेक्शन किया उसका प्रूफ दिखाओ। अभी उन्होंने बोला कि हमारे पास इतनी सेल हुई है, तो लाओ दिखाओ प्रूफ, कहाँ दिखाओ प्रूफ, कहाँ कितनी सेल हुई, तो आप वो रिसिट दिखाओगे। ठीक है। इससे क्या होता है, आपकी ट्रांजेक्शन्स की ऑथेंटिसिटी प्रूफ होती है, एक्यूरेसी प्रूफ होती है कि हाँ ये ट्रांजेक्शन्स हुए हैं। अब क्या क्या चेक करते हो वाउचिंग में? सबसे पहला, चेक वेदर द वाउचर इज एड्रेस इन द करेक्ट लीगल नेम ऑफ द क्लाइंट। आप चेक करते हो कि पक्का जो नाम लिखा है उसमें सही है कि नहीं है। इंश्योर द डेट ऑन द वाउचर फॉर स्ट्रिक्टली विद अकाउंटिंग ईयर। आप डेट चेक करते हो कि इस दिन ही डेट में हुआ था या नहीं हुआ था इनका ट्रांजेक्शन। वेरीफाई प्रॉपर ऑथराइजेशन एंड अप्रूवल सिग्नेचर ऑफ रेजिडेंट अथॉरिटी फिगर्स। फिगर चेक करने के बाद आप सिग्नेचर्स को अप्रूव करते हो कि सिग्नेचर्स कहीं फॉर्ज तो नहीं है, नकली तो नहीं है। कन्फर्म्स करेक्ट अकाउंटिंग एंट्री क्लासिफिकेशन। आप एंट्री चेक करते हो कि सच में ये सामान कैपिटल एक्सपेंडिचर का है या रेवेन्यू का है। साथ ही साथ आप कैंसिलेशन स्टैम्प्स को भी चेक इंश्योर करते हो। ठीक है। जैसे पेड लिख दिया था ना, पेड लिख देते हैं, कैंसिल लिख देते हैं, कहीं इसको दोबारा से यूज ना कर लें, तो ये चीज भी उसमें दिखी जाती है, जैसे आप लोग चेक में करते हो ना। फिर आता है वेरिफिकेशन एंड वैल्यूफिकेशन। ये दोनों एक ही साथ है, वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन। While vouching focus on the transactions throughout the year, verification and valuation focus on the balance sheet items at the close of the financial period. Verification और valuation जो है वो बैलेंस शीट्स के आइटम्स पे ध्यान देता है। किस पे? बैलेंस शीट के आइटम्स पे। वेरिफिकेशन का काम होता है प्रूव द एक्चुअल एग्जिस्टेंस, ओनरशिप, पोजेशन, टाइटल एंड फ्रीडम फ्रॉम अनरिकॉर्डेड चार्जेस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। वेरिफिकेशन में ये सिर्फ ये देखता है कि आपने बोला कि हमारी फैक्ट्री है, तो चलिए दिखाइए फैक्ट्री। तो सिर्फ फैक्ट्री देखने से नहीं होगा, फैक्ट्री का जरा कागज तो दिखा दो कि आपके नाम पर है या नहीं है, ओनरशिप दिखाओ, पोजीशन, टाइटल दिखाओ। ये सारी चीजें देखने का काम होता है वेरिफिकेशन का। वैल्यूएशन का काम होता है इंश्योर्स दैट एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर शोन एट देयर प्रॉपर करेक्ट कैरिंग वैल्यूज इन अकॉर्डेंस विद प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स। वैल्यूएशन ये देखता है कि आपने जो एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू दिखा रखी है ना, वो सही है कि नहीं है। आपने मान लो दिखा रखा है मेरा एसेट्स 1 लाख का है, जरूरी है वो 1 लाख का हो? क्या पता वो 50,000 का ही हो। तो आपने दिखा रखा है कि हमारे पास तो करोड़ों के कर्जे हैं, जरूरी है आपके पास करोड़ों का कर्जा है? वो चेक करेंगे, आपके सारे रूल्स रेगुलेशंस देखेंगे कि आपने प्रिंसिपल फॉलो करा हुआ है या नहीं करा हुआ है। तो वैल्यूएशन होता है आपके एसेट्स एंड लायबिलिटीज की वैल्यू को चेक करना। अब देखो वेरिफिकेशन कैसे चेक किया जाता है एसेट्स के लिए। कैश इन हैंड, फिजिकल कैश काउंट कंडक्टेड ऑन द लास्ट डे ऑफ अकाउंटिंग ईयर इन द प्रेजेंस ऑफ कैशियर। जिस दिन आपका फाइनेंशियल ईयर होता है, आपके पास कितना कैश है वो जाके खुद चेक करता है, गिनता है नोटों को खुद। बैंक बैलेंस चेक करेगा, आपके बैंक के पास कॉल करेगा, आपके पास बैंक के पास जाएगा और चेक करेगा कि आपका बैंक रिकंसिलेशन सिस्टम क्या सही है या नहीं है। आपके फिजिकल स्टॉक को गिनेगा जाकर कि, और उसकी वैल्यू चेक करेगा कितनी है कितनी नहीं है। आपके फिक्स एसेट्स की चीज देखेगा कि वो किसके नाम पर है, उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, उसके वेरीफाई, आपकी डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करेगा। यानी सब कुछ होता है यहाँ पे, सोचो। फिर आता है ऑडिट ऑफ लिमिटेड कंपनीज। लिमिटेड कंपनीज की ऑडिटिंग कैसे होती है? सबसे पहले है स्टैट्यूटरी प्रोविजंस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी ऑडिटर्स। फर्स्ट ऑडिटर जिसे बोलते हैं, अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 30 days ऑफ कंपनी रजिस्ट्रेशन। इफ द बोर्ड फेल, शेयर होल्डर अपॉइंट्स द ऑडिटर इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग विद इन 90 days, होल्ड ऑफिस अंटिल द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट एजीएम। देखो जो फर्स्ट ऑडिटर होता है इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं। और कब करते हैं? जब आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाए उसके 30 दिन के अंदर अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसको अपॉइंट करेंगे। और अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं कर पाते हैं तो शेयर होल्डर करेंगे। कब करेंगे? जो इनकी जनरल मीटिंग होती है ना, ईजीएम, एक्स्ट्रा जनरल मीटिंग, उसके 90 दिनों के अंदर अंदर करते हैं। और ये कब तक होगा? जब तक आपकी फर्स्ट मीटिंग कंप्लीट नहीं हो जाती। 1 साल, 1 साल तक की होती है ना होल्ड ऑफिस, तब तक वो ऑफिस को होल्ड करेगा ऑडिटर। दूसरा होता है सब्सिक्यूट ऑडिटर्स, अपॉइंटेड बाय शेयर होल्डर एट एनुअल जनरल मीटिंग। यानी यहाँ पर जो है एट द ऑफिस कंक्लूजन एंड एजीएम अंटिल द कंक्लूजन ऑफ 6th एजीएम, यानी 5 year टेन्योर। यानी ये जो सब्सिक्यूट ऑडिटर होते हैं ये अपॉइंट किए जाते हैं किसके द्वारा? शेयर होल्डर से करते हैं। और कौन सी मीटिंग में करते हैं? एनुअल जनरल मीटिंग में करते हैं। याद रखना फर्स्ट ऑडिटर कब करा जाता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करता है 30 दिनों के अंदर अंदर कंपनी के रजिस्ट्रेशन के। लेकिन अगर वो ना कर पाए तो शेयर होल्डर करता है ईजीएम में। याद रखना ईजीएम और एजीएम अलग अलग है। ईजीएम जो होता है वो कभी कभी होता है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीजों के लिए ईजीएम वाली मीटिंग होती है, और एनुअल जनरल मीटिंग हर साल करी जाती है। ठीक है। और जो सब्सिक्यूट ऑडिटर होते हैं उनको शेयर होल्डर्स ही अपॉइंट करते हैं, लेकिन वो करते हैं एनुअल जनरल मीटिंग में, वो भी 5 साल के लिए उनको रखा जाता है। ठीक है। मैंने वैसे इसमें एजीएम और ईजीएम डाला नहीं है, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके उसमें था नहीं टॉपिक में। लेकिन यहाँ से ये टॉपिक काफी अच्छा टॉपिक है एजीएम और ईजीएम का।
तो ये याद रखना, कहीं सोचो कि दोनों में ही आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी लगा दो। एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग अलग होती है और एनुअल जनरल मीटिंग होती है। तो मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया एजीएम और ईजीएम, इतना याद रखिएगा। एनुअल जनरल मीटिंग जो होती है कंपलसरी होती है, हर साल करी जाती है, ठीक है। और जो ईजीएम होती है वो किसी इमरजेंसी में या कोई जरूरत वाला काम आ जाए तभी होती है, नहीं तो नहीं होती। बस इतना याद रखिएगा। उसके बाद आता है क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन। देखो क्वालिफिकेशन क्या जरूरत है, सबसे पहले अगर आप कोई क्वालिफाई अगर आप कर रहोगे ऑडिटिंग के लिए, तो उसके लिए आपका सीए होना जरूरी है, चार्टेड अकाउंटिंग होना जरूरी है, ठीक है। और डिसक्वालीफाई कौन कौन नहीं बन सकता, कौन कौन नहीं बन सकता? एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, उसी कंपनी का कोई भी कर्मचारी ऑफिसर ऑडिटिंग नहीं कर सकता। अ पर्सन हु इज अ पार्टनर और एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी कंपनी का पार्टनर है, वो भी आपकी कंपनी का ऑडिटिंग नहीं कर सकता। अ पर्सन हु इज इनडेब्टेड टू द कंपनी बियॉन्ड द स्टैट्यूटरी लिमिटेड और प्रोवाइड गारंटी फॉर अ थर्ड पार्टी, ऐसा इंसान जिससे कंपनी से कर्जा ले रखा हो वो भी नहीं कर सकता। अ पर्सन होल्डिंग सिक्योरिटीज शेयर इन द कंपनी, आपकी कंपनी में अगर उसने शेयर्स खरीद रखे हैं तो भी वो ऑडिटिंग नहीं कर सकता, ऑडिटर नहीं बन सकता। अ पर्सन कॉन्विक्टेड ऑफ फ्रॉड बाय कोर्ट ऑफ लॉ, अगर वो किसी का फ्रॉड का उस पर थप्पा लगा हुआ है क्राइम का, तो फिर वो भी इंसान नहीं कर सकता। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिपोर्ट एंड ओपिनियंस। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आया, ये टाइप्स ऑफ रिपोर्ट आपको याद रखनी है। सबसे पहला है अनमोडिफाइड ओपिनियन, व्हेन अकाउंट्स आर ट्रूली फेयर एंड फुल्ली कंप्लाइंट विद स्टैंडर्ड। देखो अनमोडिफाइड ओपिनियन वाली रिपोर्ट जब दी जाती है जब आपका सारा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, आपकी दाल बिल्कुल अच्छी है, मतलब आपके सारे अकाउंट्स सही हैं, आपने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस करे हैं, यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी गलती नहीं पाई गई है, ठीक है। फिर आता है क्वालिफाइड ओपिनियन, व्हेन मिस स्टेटमेंट और स्कोप लिमिटेशन आर मटेरियल बट नॉट परवेसिव, यानी यहाँ पे आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो सही है लेकिन कुछ कुछ जगह गड़बड़ है, कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी जगह, कुछ थोड़ा सा स्पेसिफिक एरिया में कुछ गड़बड़ है, लेकिन वैसे ठीक है सब कुछ, बस कुछ है। फिर आता है एडवर्स ओपिनियन, व्हेन मिस स्टेटमेंट्स आर बोथ मटेरियल एंड परवेसिव, यहाँ पर आपका स्टेटमेंट भी गलत है, आपने रूल्स भी फॉलो नहीं करे हैं, ये वाली रिपोर्ट होगी कि भाई सर ये पूरा ही दाल की दाल पूरी की पूरी काली है, ठीक है। लास्ट है आपका डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन का मतलब होता है जब ऑडिटर को प्रॉपर सबूत ना मिल पाए कि यहाँ पर गड़बड़ है या यहाँ पे कोई दिक्कत है, लेकिन उसको सफिशिएंट एविडेंस ही ना मिल पाए। तो जब सफिशिएंट एविडेंस नहीं मिलेगा तो बेटा कोई भी ओपिनियन वो इस पे नहीं दे सकता। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में कोई भी ओपिनियन वो एक्सप्रेस नहीं करेगा। फिर आता है इन्वेस्टिगेशन एंड ड्यू डिलिजेंस। Investigation involves a critical, systematic, in-depth examination of specific records, activities of accounts conducted for predetermined specialized objective. Investigation का काम होता है गहराई से जांच करना आपकी रिकॉर्ड्स की, आपको फ्रॉड डिटेक्ट करवाना, आपकी सारी परचेजिंग वैल्यू को चेक करना, आपके बिजनेस को चेक करना, यानी जांच करना। और ये जांच कब होती है? ये जांच होती है बाद में, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह बन के तैयार हो जाते हैं तब। अब इन दोनों का कंपैरिजन देखोगे ना, इन्वेस्टिगेशन और ड्यू डिलिजेंस का, तो समझ में आ जाएगा ड्यू डिलिजेंस क्या होता है। इन्वेस्टिगेशन का मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू डिस्कवर द स्पेसिफिक हिडन फ्रॉड, ऑपरेशनल फेलियर्स और इरेगुलरिटी। भैया आप देखोगे कि क्या क्या फ्रॉड छुपे हुए हैं इसके अंदर, क्या क्या फेलियर है, क्या क्या दिक्कत है, वो आप इन्वेस्टिगेट करते हो। ड्यू डिलिजेंस के अंदर टू इवेल्युएट ओवरऑल कमर्शियल, लीगल एंड फाइनेंशियल रिस्क बिफोर एन एक्विजिशन और इन्वेस्टमेंट। ये काम पहले किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन बाद में होती है। जैसे किसी का मर्डर हो जाता है, सीआईडी देखते हो, सीआईडी में किसी की डेथ हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो जो आपके एसीपी जो है वो बाद में आते हैं, प्रद्युमन, वो बाद में चेक करते हैं कि कैसे मर्डर हुआ क्या नहीं हुआ, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टिगेशन। पर ड्यू डिलिजेंस जो होता है वो पहले किया जाता है। पहले का मतलब ये होता है, सपोज करिए आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, तो आप इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी को जांचोगे नहीं कि इसकी लीगल कैसी है, ये इसमें रिस्क कितना रहेगा, या आप उसमें कोई शेयर्स खरीदने वाले हो तो आप पहले से चेक करते हो। सेकंड हैंड कार लेते हो तो चेक करते हो कि कितना चली है, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हुआ इसका, इसके इंजन तो सही काम कर रहे हैं ना, दैट इज कॉल्ड ड्यू डिलिजेंस। पर्सपेक्टिव देखा जाए तो इन्वेस्टिगेशन जो होता है वो रेट्रोस्पेक्टिव होता है, यानी वो पास्ट इवेंट्स को देखता है, हिस्टोरिकल चीजों को देखता है, पास्ट। भाई पास्ट से तो पता चलेगा कि ये इसकी डेथ हुई है, ये शाम को 5 बजे कल कहा था, इसने किससे फोन कॉल करी थी, यानी बैकवर्ड पास्ट चीजों को ही देखते हो। लेकिन ड्यू डिलिजेंस में प्रोस्पेक्टिव देखते हैं, आगे का फ्यूचर देखते हैं ना भाई। किसी कंपनी का शेयर्स खरीद रहे हैं तो आगे तक का सोच के चलेंगे ना, कहीं ये आगे कंपनी डूब तो नहीं जाएगी, कहीं ये आगे कंपनी अच्छा तो कमाएगी या नहीं कमाएगी, तो हम इसमें फ्यूचर का देखते हैं।
ट्रिगर की बात करें तो इन्वेस्टिगेशन में सस्पिशियस ऑफ फ्रॉड, फाइनेंशियल लॉस, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और डिस्प्यूट, ये सब दिखते हैं। उन्हें शक होता है कि भाई फ्रॉड ना हो, कहीं फाइनेंशियल लॉसेस की वजह से तो दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन ड्यू डिलीजेंस में हम किस क्यों देखते हैं, जब हमें मर्जर करना होता है, किसी कंपनी के साथ हम जुड़ते हैं, किसी कंपनी को खरीदना चाहते हैं, उनके साथ ज्वाइंट वेंचर करते हैं, तब हम ये सारी चीजें देखते हैं। स्कोप की बात करें तो ये नैरो होता है इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि कुछ एरियाज को टारगेट करता है। लेकिन ड्यू डिलीजेंस जो होता है वो ब्रॉड है, क्योंकि बेटा इसके अंदर हम सब कुछ देखते हैं, उनका टैक्स, आईटी, कवरिंग फाइनेंशियल एसेट्स उनके, ये काफी बड़ा है ड्यू डिलीजेंस। अब बात करते हैं प्रोफेशनल एथिक्स ऑफ ऑडिटिंग। यानी अगर आप ऑडिटिंग कर रहे हैं तो आपको इन 5 एथिक्स को मानना पड़ेगा। इंटीग्रिटी, यानी आपको ऑनेस्ट होना पड़ेगा बेटा, आपको ट्रूथफुलनेस होना पड़ेगा अपने काम के लिए। ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब मेंटेनिंग अनकॉम्प्रोमाइज प्रोफेशनल अनबायस्ड जजमेंट। आपका जो जजमेंट है वो किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए और निष्पक्ष होना चाहिए। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, कंटिन्यूसली आपको लर्न करना है और आपको अपनी स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी का ध्यान में रख के प्रोफेशनलिज्म की तरह काम करना है, जैसे प्रोफेशनल्स काम करते हैं, कॉम्पिटिशन की तरह। कॉन्फिडेंशियलिटी, आपको सेफ गार्ड करना है, क्लाइंट का डेटा जो है आपको कहीं डिस्क्लोज नहीं करना है। प्रोफेशनल बिहेवियर, आपको पूरा लीगल रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ करना है, कोई भी ऐसा मिसबिहेव मत करिएगा जो आपके प्रोफेशनल को बदनाम करे। देखो 5 तरीके के थ्रेट होते हैं ऑडिटर इंडिपेंडेंस को। ऑडिटर वैसे तो चाहे तो निष्पक्ष काम कर सकता है, लेकिन उसके निष्पक्ष काम करने में कुछ दिक्कत आ जाती है जिसकी वजह से वो नहीं कर पाता है काम। कैसे? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, फाइनेंशियल डिपेंडेंस और होल्डिंग शेयर्स इन द क्लाइंट कंपनी। अगर वो जो ऑडिटर है वो उसी कंपनी के ऊपर डिपेंड है, सपोज करिए उसी कंपनी के कुछ शेयर्स हैं उसके पास, तो फिर आपको क्या लगता है वो ऑडिटिंग सही से कर पाएगा? वो नहीं कर पाएगा। ये थोड़ा सा डर है इस चीज का। सेल्फ रिव्यू, ऑडिटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिकॉर्डेड ऑडिटर्स ओन फर्म प्रिपेयर्ड। अच्छा एक बात बताओ, अपनी कॉपी खुद चेक करोगे तो गलती निकालोगे क्या? मैं आपसे बोला आप अपनी कॉपी चेक करो तो आप क्या करोगे? अपने आप को ज्यादा ही मार्क्स दोगे। तो सेल्फ रिव्यू थ्रेड भी होता है। अगर ऑडिटर खुद के फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करे तो वो अपनी गलती कभी नहीं निकालेगा। एडवोकेसी थ्रेट होता है, प्रमोटिंग और रिप्रेजेंटिंग द क्लाइंट इन अ लीगल और कोर्ट डिस्प्यूट्स। सपोज करिए अपने ही जो क्लाइंट है उसको जाके कोर्ट में उसकी पैरवी करे वो जाकर ऑडिटर। फैमिलियरिटी थ्रेट है, सपोज करो लॉन्ग स्टैंडिंग क्लोज रिलेशनशिप है कि जो आपकी कंपनी के क्लाइंट्स है उसके साथ आपका भाईचारा बड़ा अच्छा है, आपकी फैमिली रिलेशन है, तो फिर आप कैसे उनकी गलती निकालोगे? फिर आप तो यही तो बोलोगे अरे अपने घर की ही बात है, छोड़ो छोड़ो। फिर होता है इंटिमिडेशन थ्रेट, बीइंग थ्रेटन विद रिमूवल, रिप्लेसमेंट और फी रिडक्शन। आपको डर भी रहता है, कभी कभी कंपनी आपको धमका देती है कि अगर आपने हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं किया तो हम आपको रिमूव करा देंगे, आपको रिप्लेस करा देंगे, आपकी फीस कम कर देंगे। इसकी वजह से भी डर के मारे वो जो है गलती कर सकता है। तो ये 5 थ्रेट होते हैं जो आपको याद रखने हैं। फाइनेंशियल थ्रेट, देखो आपको मैंने कम समय में इम्पोर्टेंट, ये पता नहीं क्या काम नहीं कर रहा है ऊपर की तरफ, ये मूविंग, हाँ अब ठीक है। मैंने आप लोगों को पूरा प्रॉपर जो आपके टॉपिक वाइज था सारे लिस्ट यहाँ पे करा दिए हैं। थ्योरी मैंने ज़्यादा इसमें इंक्लूड नहीं करी है, क्योंकि आपको मेन पढ़ना है एग्जाम के टाइम। यहाँ पे आपको कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है, आपको थ्योरी नहीं लिखनी है, आपको सिर्फ एमसीक्यूज आएंगे। तो आपको मेन इसका इंपॉर्टेंस बस खाली पता होना चाहिए, इससे ज़्यादा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाकी तो कितना पढ़ोगे? देखो ऑडिटिंग की भी 10 किताबें आपके सामने मैं ला के रख सकती हूँ, तो आप क्या 10 की 10 किताबें पढ़ने लगोगे? नहीं। एग्जाम के देखो एग्जाम में ऊपर ऊपर से क्वेश्चन आते हैं, इतना डीप कोई नहीं पूछ रहा है। अगर आप पेपर एनालिसिस करो इतना डीप नहीं आएगा। और मैंने कोशिश करी है कि मैं आप लोगों को कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को यहाँ पे सिलेबस कवर करा दूं, और ज्यादा से ज्यादा आपको यहाँ पर जो है थॉरली आपको डिस्कस करके और एग्जाम्पल के साथ आपको कम समय में ज्यादा मटेरियल मैं आपको दे देती हूँ। आपको लगता होगा कि 1 घंटे की क्लास 2 घंटे की क्लास होनी चाहिए, 3 घंटे की नहीं। देखो टाइम फर्क नहीं पड़ता, मेन है आपका जो मटेरियल है, कंटेंट है वो कितना है। कंटेंट से मतलब होना चाहिए, टाइम से नहीं। इसीलिए मैं कम टाइम में आप लोगों को ना, आपको बोर भी ना हो और आपको समझ में भी आ जाए, और कम टाइम में आप लोगों को मटेरियल और कंटेंट ज्यादा से ज्यादा मिले। बस मेरा मोटिव यही है। आई होप आप लोगों को ये कंटेंट समझ में आ गया हो। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट यूनिट में, नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।